हेलो बच्चों, मैं भावेश्वर वापस आ गया हूं लेकर अपना नया वीडियो। बच्चों, आज हम क्लास 10th के ट्राइंगल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, यानी त्रिभुज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सबसे पहले ट्राइंगल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्लास 10th में ट्राइंगल को किस तरीके से पढ़ाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अगर हम ट्राइंगल के बारे में समझें तो ये कहता है अ ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व made of 3 line segments. It has 3 vertices, 3 sides and 3 angles. यानी अगर इसे हम हिंदी में देखें तो एक त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बना एक साधारण बंद वक्र है। इसमें 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। यानी अगर इसे मैं आपको समझाऊं तो ये कहता है कि अगर मैं कोई 3 लाइन सेगमेंट को आपस में इस प्रकार मिलाऊं कि एक आकृति का निर्माण हो, तो वो जो शेप हमें मिलेगी, यानी जो आकृति हमें मिलेगी, वो हमारी ट्राइंगल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसे हमने शीर्ष भी कहते हैं। तो ये जो बिंदु इसी इन लाइंस को जोड़ती है आपस में, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्टिसेस यानी शीर्ष। और इसी प्रकार 3 साइड्स होती हैं। साइड्स कौन सी हो गई बच्चों? हमारी ये जो भुजा हम जिसे कहते हैं। इसके अलावा 3 कोण होते हैं जो 2 भुजा के बनने से मिलते हैं। वह कौन से होते हैं हमारे बच्चों? ये तीनों। तो समझ में आया बच्चों ट्राइंगल क्या होता है? अब हमें ये तो पता चल गया ट्राइंगल क्या होता है, परंतु इस ट्राइंगल के भी काफी प्रकार होते हैं। तो उन प्रकारों को अगर हम देखें बच्चों, अगर हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के प्रकार की बात कर ले तो ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 प्रकार हमारे साइड के अकॉर्डिंग होते हैं और 3 प्रकार हमारे एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हम देखें तो हम इस सब प्रकार को जानते हैं, परंतु एक बार रिकैप के लिए हम फटाफट इसे देख लेते हैं। क्या कहता है ये कहता है कि जो साइड्स होती हैं हमारी, उसके हिसाब से 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, यानी 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर हो, जिसे हिंदी में हम समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर है। दूसरा है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स तो आपस में बराबर हो परंतु एक साइड का मेजरमेंट अलग आता हो। जिसकी 2 साइड तो आपस में बराबर हो परंतु एक साइड का मेजरमेंट अलग आता हो, इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसे हम हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है हमारा स्केलेन ट्राइंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, जहां पे हम क्या देखते हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड का मेजरमेंट बिल्कुल अलग हो। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड आपस में बिल्कुल अलग हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सबसे लंबी साइड है, ये सबसे लंबी साइड है हमारी, ये फिर उससे थोड़ी छोटी और ये फिर उससे थोड़ी और छोटी। तो ऐसे में इन तीनों साइड का मेजरमेंट हमारा बिल्कुल अलग आता है। इसके बाद अगर हम एंगल्स के हिसाब से बात करें तो सबसे पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होते हैं बच्चों जिनके तीनों कोनों का मान 90 डिग्री से कम होता है। जहां हम देख सकते हैं ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों कोनों का मान हमारा 90 डिग्री से कम होगा। उसके बाद उसे हम क्या बोल सकते हैं? नुवणकोण त्रिभुज। इसके बाद अगला है हमारा राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मतलब क्या हो गया बच्चों कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर किसी एक एंगल का मान हमारा 90 डिग्री हो तो वह हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और आगे चलें और आखिरी ट्राइंगल के टाइप को देख ले तो वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसको हम अधिक कोण त्रिभुज भी बोलते हैं। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसी प्रकार हमने समझ लिया कि ट्राइंगल के प्रकार कितने होते हैं, जो कि हम सब पहले से भी जानते थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लास 9th में ऐसा क्या पढ़ाया था हमें जो क्लास 10th में हमें इस चैप्टर से बड़ा रिलेट कर जाएगा। बच्चों, तो अगर क्लास 9th में हमें क्या पढ़ाया था अगर उसको एक बार देख लें तो हम क्लास 10th के इस चैप्टर को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हमारा इस क्लास 10th के कंसेप्ट से लगभग सिमिलर है। और इस चैप्टर का नाम हमारे जो क्लास 10th के अंदर आने वाला है वो भी हमारा सिमिलर ट्राइंगल है, यानी समरूपता त्रिभुज के अंदर।
कैसे बात करेंगे हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, यानी हमने सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में क्लास 9 के अंदर पढ़ा था, जिसमें हम क्या पढ़ते थे कि इन अ पेयर ऑफ ट्राइंगल इफ ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर इसे हम हिंदी में देखें तो सर्वांगसम त्रिभुज कब बनता है, त्रिभुजों का एक युग्म में यदि तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण बिल्कुल बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाता है। अगर इस बात को मैं आपको समझाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल DEF, जहां हम कह सकते हैं कि साइड AB जो है हमारी साइड DE के बराबर है, हमारी साइड AC जो है बच्चों वह साइड DF के बराबर है, और साइड हमारी BC जो है वह साइड EF के बराबर है। केवल ये साइड्स नहीं परंतु इनके अलावा ये तीनों एंगल्स, एंगल हमारा CAB जो है हमारा एंगल FDE इस एंगल के बराबर है, हमारा एंगल ACB जो हमारा ये एंगल है वह हमारा एंगल DFE के बराबर है, और इसी प्रकार एंगल CBA हमारा एंगल FEA के बराबर है। तो जब भी एक त्रिभुज के अंदर उसकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो वह दोनों ट्राइंगल हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यानी सर्वांगसम त्रिभुज। इसी प्रकार अगर हमें सर्वांगसम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में पता है तो अब हम पढ़ने वाले हैं और शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर हमारे क्लास 10 का, जिसका नाम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो बच्चों सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज की समरूपता के बारे में समझने से पहले इस शब्द का नाम यानी समानता समरूपता जिसको हम कहते हैं, जिसका हम इंग्लिश में सिमिलैरिटी समझते हैं, उसको एक बार अगर अच्छे से समझ लें तो हमें इस चैप्टर को समझने में और आसानी होगी। बच्चों सिमिलैरिटी यानी समानता जो होती है वह अक्सर हमने ये शब्द सुना होगा, क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि कोई भी दो शेप अगर आपस में दिखती है तो उन्हें हम एक समान शेप के नाम से जानते हैं, यानी सिमिलर फिगर्स के नाम से भी बुलाते हैं। परंतु अगर अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर जो सेम दिखते हैं वो तो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर यानी सर्वांगसम भी होते हैं। बच्चों यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ऐसे फिगर जो हमारी एग्जैक्ट सेम दिखती है परंतु उनकी जो साइज होती है वह डिफरेंट होती है तो उन्हें हम सिमिलर कहते हैं, और वहीं पे अगर जो फिगर हमारी सेम दिखती है और उनकी साइज भी एग्जैक्टली सेम होती है तो वह हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती है। परंतु अगर हमारी फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली दिखने के बाद उनकी साइज अलग है तो वह हमारी सिमिलर फिगर कहलाती है। मैं आशा करता हूं कि सिमिलर फिगर का कंसेप्ट और कॉन्ग्रुएंट फिगर के कंसेप्ट के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब इसे अगर एक बार डेफिनेशन के हिसाब से देख लें तो डेफिनेशन यही कहती है, व्हेन टू फिगर्स हैव द सेम शेप बट देयर साइजेस आर डिफरेंट देन सच फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। जिसे हिंदी में हम कहते हैं जब दो आकृतियों का आकार समान हो परंतु उनके माप भिन्न हो तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो तितलियां बनी हुई हैं। इन तितलियां दिखने में तो बिल्कुल समान लग रही है परंतु एक तितली की साइज जो है वो बड़ी है पर दूसरी तितली की साइज हमारी छोटी है। ऐसे में ये दोनों तितलियां हमारी सिमिलर तितलियां कहलाई, परंतु अगर इसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलना चाहें तो वो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनकी साइज सेम नहीं है। और इसी प्रकार हम इस दूसरे फिगर में देख पा रहे होंगे कि इन तीनों साइज में बड़ा ही अंतर है, यानी ये दिखने में तो एक जैसी दिखती है परंतु इनकी साइज जो है वो बहुत ही अलग अलग है। इस प्रकार ये फिगर्स भी हमारी क्या कहलाई, सिमिलर फिगर यानी समरूप आकृतियां। अब आगे बढ़ते हैं और इस बात को अच्छे से एक इलिस्ट्रेशन के हिसाब से समझते हैं, जो क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि अगर दो लाइन सेगमेंट हमारी, एक लाइन A और एक लाइन B जो है हमारी, ये कहती है कि अगर लाइन A और लाइन B हमारी एक जैसी दिखती है, हम जानते हैं कि कोई भी लाइन हम बना लें वह सेम दिखेगी, परंतु उनका जो मेजरमेंट होगा वो अगर अलग अलग है तो हमारी दोनों लाइन सिमिलर कहलाएंगी। वहीं पे अगर इन लाइन का मेजरमेंट बराबर होता तो वो हमारी क्या कहलाती, कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहलाती। और इसी बात को इसमें हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने कहा एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर बट नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। यानी कोई भी दो पंक्ति खंड
हमेशा समान होती हैं, लेकिन सर्वांगसम होने की आवश्यकता नहीं है। यदि लंबाई समान है तो वे सर्वांगसम होते हैं। तो फिर समझ आया बच्चों कि सिमिलैरिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। बच्चों, अगर हम ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलैरिटी की बात करें, यानी त्रिभुजों के अंदर अगर हम समानता के बारे में बात करें, तो हम देख सकते हैं टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। अब भी यहाँ पे नया ट्विस्ट आया है। जब हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में बात की थी, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में बात करी थी, तो वहां पे हम अक्सर क्या करते थे कि दोनों सारी साइड और सारे कोण, यानी सभी संगत भुजाएं और सभी संगत कोण हमारे आपस में बराबर होने चाहिए। परंतु यहाँ पे हमने एक नई बात कह दी कि हमने क्या कहा, जो हमारी साइड्स है वो तो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, परंतु एंगल बराबर चलेंगे। ये बात हमें समझ में आई। तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए कि साइड प्रोपोर्शनल में कैसे होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो में कैसे होनी चाहिए, वो हम समझते हैं। उसके लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और एक है ट्राइंगल डी ई एफ। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब हम अगर इस साइड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए बी को 3 सेंटीमीटर का नाम दूँ। मतलब ए बी का मेजरमेंट अगर हम 3 सेंटीमीटर ले लें तो हमें डी ई का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर लिया। यानी हमने ए बी का तो 3 लिया और डी ई का 6 लिया। और इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया, ए सी का 4 लिया और डी एफ का 8 लिया। और बी सी का हमने कितना लिया, सपोज करो बी सी का हमने 2 लिया और ई एफ का हमने 4 लिया। मतलब अगर आप इस बात को गौर से देखेंगे, जबकि मैंने इस तरीके से मेजरमेंट क्यों लिया, तो यहाँ से एक बात निकल के आएगी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो हमारा ए बी है वह कितना है 3 सेंटीमीटर और जो हमारा डी ई है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर। कैसे होगा वो देखना बच्चों, ए सी जो है हमारी, यानी सॉरी बी सी जो है हमारी वह कितनी है 2 सेंटीमीटर और ई एफ जो है हमारी वह कितनी है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा ए सी जो है वह कितना है 4 सेंटीमीटर का और डी एफ जो है हमारा वह कितना है 8 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ से अगर इसको काटना शुरू करूं तो मेरा 3/6 भी कितना आ जाएगा बच्चों 1/2, 2/4 भी कितना आ जाएगा मेरा 1/2 और 4/8 भी कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 1/2। यानी ये तीनों भुजाएं आपस में किसमें थी, रेशियो में। और रेशियो क्या था, वो 1/2 का रेशियो। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते थे कि ये जो सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है यानी संगत भुजाएं हैं वह हमारी प्रोपोर्शन के अंदर है, रेशियो के अंदर है। और इसी प्रकार हमारे जो एंगल थे वो सभी इक्वल थे। और जब ऐसा हुआ तो हमने क्या कहा कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स यानी दोनों त्रिभुज जो हैं वे हमारे समरूप त्रिभुज कहलाए, यानी समान कोण कहलाए, यानी समान त्रिभुज कहलाए, जिसको हम इंग्लिश में सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों समझ में आया कि ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलैरिटी क्या होती है। इस चीज को हम और अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के, परंतु आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसे हम बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं उसे एक बार देख लेते हैं। बच्चों अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में बात करें, जिसका हिंदी में नाम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, उसको अगर हम देखें तो वो ये कहता है if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। यानी अगर हम हिंदी में इसे कहें तो हिंदी में हम क्या कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस बात को अगर अच्छे से समझनी है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ABC को कंस्ट्रक्ट करें
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कह देंगे कि इस ट्राइंगल ABC के अंदर एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, लाइन का नाम क्या था हमारी, DE। इस लाइन DE पे अगर हम देखें गौर से तो ये हमें दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट D पे कट कर रही है, एक पॉइंट E पे कट कर रही है। तो ये थ्योरम कहती है जब ऐसा होगा तो ये ट्राइंगल दो रेशियो में बट, इनकी साइड जो है वह कुछ इस प्रकार रेशियो में बटेगी कि AD अपॉन DB जो है वह AE अपॉन EC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, AE अपॉन EC के। वह हमारा AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। तो बात समझ में आई, परंतु उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लाइन हमारी हमेशा पैरेलल हो और वह अलग अलग बिंदुओं पे हमें इंटरसेक्ट करती हुई जाए। तो अगर ये बात समझ में आई तो आखिर जानते हैं कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं और इसको आखिर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं यूज कहाँ पे करते हैं। अगर हमें किसी भी चीज का मेजरमेंट निकालना हो और कुछ भाग पता हो तो हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का ये कॉन्सेप्ट BPT लगा के हम उसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसका प्रूफ जानते हैं और जानने से पहले देखते हैं कि आखिर हमें प्रूफ करना क्या है। हमें प्रूफ ये करना है कि AD अपॉन DB जो है हमारा वह हमारा AE अपॉन EC के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, AE अपॉन EC के। इस प्रूफ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं। बात वो क्या है, हमने अक्सर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जिसमें सबसे बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं वह क्या होता है हमारा, हाफ बेस इनटू हाइट। इस फॉर्मूले को हम अगर देखें तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अक्सर हम राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर हमेशा होना चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आई तो हम इस बात को शुरू करने से पहले इस ट्राइंगल के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। वह कंस्ट्रक्शन क्या है, तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर को लेके यही है कि अगर मैं लाइन AB पे एक EN नाम से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और लाइन AC पे मैं एक DM नाम से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है। अगर जब मैंने ऐसा ड्रॉ करा तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके बाद मैंने इस पॉइंट C से पॉइंट D तक मैंने एक लाइन ज्वाइन करी और पॉइंट B से पॉइंट A तक मैंने एक और लाइन ज्वाइन करी। ये कंस्ट्रक्शन अगर हमें समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका प्रूफ हम किस प्रकार करने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम एरिया लें सबसे पहले ट्राइंगल ADE का, तो हम देखते हैं यहाँ पे दो परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर EN है और एक परपेंडिकुलर DM है। इस परपेंडिकुलर के हिसाब से हमें दो एरिया निकालने पड़ेंगे। उस दो एरिया को हम क्या करेंगे, सबसे पहला बेस AD लेंगे क्योंकि उस पर परपेंडिकुलर हमारी EN आ रही है, और दूसरा हम बेस AE लेंगे जिसपे परपेंडिकुलर हमारी DM आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ AD जो कि हमारी बेस थी इंटू AN जो कि हमारी हाइट थी। इस प्रकार एक और तरीके से हमने एरिया निकाला ADE का, जिसमें अब की बार बेस हमारी AE थी और हाइट हमारी क्या थी बच्चों, DM। अगर हमने ये समझ में आया कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर थी और परपेंडिकुलर जिस भी लाइन पे पड़ती है वह हमारी बेस हो जाती है, तो इस प्रकार हमने दोनों एरिया इस ट्राइंगल ADA के वो निकाल लिए। बट हमारा इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल BDE का एरिया निकाला और दूसरे ट्राइंगल CDE का भी एरिया निकाला। जब हम ये करने गए तो हमारे सबसे पहले हमने ट्राइंगल BDE का एरिया देखा, जिसमें अगर हम बात करें तो BDE कुछ इस प्रकार बन रहा था। आप देख सकते हैं कि BDE जो है कुछ इस प्रकार बन रहा है। जब कुछ इस प्रकार बन रहा है बच्चों, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के अंदर बताया, तो ये कोई एक ऑब्ट्यूस ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। अब मजे की बात यह है बच्चों, जो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल होता है उसकी हाइट जो होती है वह ट्राइंगल की साइड से बाहर होती है। मतलब अगर हम इस साइड को एक्सटेंड करें तो जो हमारी हाइट होती है ऑब्ट्यूस ट्राइंगल की वह हमें अक्सर बाहर मिलती है। और ऐसा क्यों होता है, ये बात समझने के लिए आप देखो बच्चों कि अगर मैं एक रोड बनाऊं, उस रोड पे एक खंबा खड़ा करूं, या फिर मैं कह दूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं ऊपर की तरफ देखूं, तो जो मेरी हाइट होगी वो इस छत की टॉप होगी। इसी प्रकार इस लाइन के ऊपर ये जो पोल खड़ा है इसकी हाइट कौन सी होगी, ये जो टॉप, यही हमारी हाइट होगी। अगर इसी को मैं ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो अब हमारी राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से हाइट अभी भी यही होगी, क्योंकि ये टॉप से देखने जाए और नीचे तक देखे तो वही हमारी हाइट होती है।
और इसको अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दूं या आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दूं, तब भी मेरी हाइट कौन सी होगी बच्चों? यही होगी, क्योंकि ये इस पॉइंट से अगर मैं नीचे एक लाइन खींचता हूं तो वही मेरी मैक्सिमम पॉइंट होती है। परंतु जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनता है ना बच्चों, वह कुछ इस प्रकार बनता है। अब यहां पे बच्चों एक एंगल जो होता है हमारा वह 90 डिग्री से बड़ा होता है। अगर वह एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, थोड़ा सा और अगर अच्छे से हम इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल को बना ले तो हमें आसानी होगी समझने में। हम अगर देखें तो इस पॉइंट को अगर हम टॉप माने, इस पॉइंट को अगर हम टॉप मानेंगे तो यहाँ से हम हाइट कहाँ गिराएंगे? यहाँ पे तो हाइट आएगी नहीं, तो जो इसकी हाइट बनती है बच्चों वह अक्सर हमारी ट्राइंगल के बाहर बनती है। अगर ये बात आपको समझ में आई बच्चों, तो जो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल की जो हाइट हुई हमारी इस बार क्या होगी? अगर हम ट्राइंगल BDE की बात करते हैं जिसमें बेस अगर BD हो तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी बच्चों? EN हो जाएगी। जिस हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या होगा हमारा? हाफ बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस क्या है मेरा? DB और हाइट क्या है मेरी? EN। और इसी प्रकार अगर मैं ट्राइंगल DEC की बात करूं, जो कि मेरा ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल DEC की बात करूं तो यहाँ पे मेरा बेस EC हो जाएगा और इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी मेरी? DM। तो इस हिसाब से मेरा हाफ बेस इंटू हाइट कौन सा हो गया? बेस EC हो गई और DM क्या हो गई बच्चों? मेरी हाइट हो गई। तो जब मैंने ये सब निकाल लिया तो मैंने एक चीज नोटिस करी, वो क्या थी? जो ट्राइंगल मेरा BDE और ट्राइंगल DEC जो है वह सेम पैरेलल के बीच में आ रहा था, वह सेम पैरेलल के बीच में आ रहा था। कौन सी पैरेलल? DE और BC। जब भी अब हमें एक बात याद आई होगी कि हमने पिछली क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, यानी एक प्रमेय पढ़ी थी। वो हमें क्या कहती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल का बेस, यानी यहाँ पे देखोगे इस ट्राइंगल के दोनों का बेस यानी एक भुजा बराबर है, भुजा कौन सी? DE यहाँ पे बराबर आ रही है और वह सेम पैरेलल के बीच में आ रहा है, यानी DE और BC के बीच में आ रहा है। तो ऐसे में दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमारा? इक्वल होता है। जो हमने पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो चैप्टर क्लास 9th के अंदर है, वहां पे हमने ऐसा पढ़ा था कि DE अगर हमारी बेस है और DE पैरेलल टू BC होगी, जो कि हमारी सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, तो इसके बीच में अगर कोई भी जो शेप बनेगी, जरूरी नहीं है दो ही बने, 3, 4, 5, 10 जितने ट्राइंगल बनेंगे, इन सब का एरिया हमेशा हमारा इक्वल होता है। तो जब हमें ये बात समझ में आई तो हमने क्या कहा? एरिया ऑफ BDE जो है हमारा एरिया ऑफ DEC के बराबर होगा। तो बच्चों अब अगर हम देखें तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इन दोनों को कंपेयर करें। अगर इनको जब कंपेयर करेंगे तो हमारा जो सबसे पहला एरिया हमने निकाला था इस वाले ट्राइंगल का, यहाँ पे भी हमें हाइट EN मिली थी और ट्राइंगल BDE की हाइट भी हमें यहाँ से क्या मिली थी? EN। तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि EN से EN हमारा कट जाएगा, हाफ से हाफ भी हमारा कट जाएगा। तो हमें क्या मिला? AD अपॉन DB। इसीलिए हमने इसको कंपेयर करा, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए था उसमें हमारे AD अपॉन DB आ रहा था। जब आगे बढ़े तो इसी प्रकार दूसरे एरिया ऑफ ADE को, यानी दूसरे ट्राइंगल, दूसरा एरिया जो था हमने ADE ट्राइंगल का, उसको किससे कंपेयर करा? DEC से। क्यों कंपेयर करा? क्योंकि हाइट DM और DM दोनों में कॉमन आ रही थी। जब कंपेयर करा तो DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, हमें क्या मिला? AE अपॉन EC। अब बाद में सवाल आया होगा कि सर AE अपॉन EC मिल गया, AD अपॉन DB भी मिल गया, परंतु ये इक्वल कैसे हुए? तो बच्चों ये इक्वल ऐसे हुए कि हमने देखा था कि ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC का एरिया बराबर है। जब इन दोनों का एरिया आपस में बराबर है तो ये नीचे वाला हिस्सा हमारा आपस में इक्वल हो गया, और ऊपर ADE और ADE तो आपस में पहले ही बराबर थे कि दोनों ट्राइंगल ADE का एरिया तो हमेशा सेम ही आएगा ना, चाहे आप कुछ भी अलग अलग लेकर कर लो। एक बंद भुजा का अगर एरिया जो एक है वो फिक्स रहेगा। जो हमारा एरिया ऑफ BDE था उसका एरिया DEC के साथ बराबर आ गया और एरिया ऑफ ADE आपस में बराबर था। तो हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया कि हमारा एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ DEC के अगर बराबर है तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमें क्या मिलेगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसी प्रकार हमने क्या करा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ देख लिया, यानी हम इस थ्योरम को अच्छे से समझ पाए। बच्चों अगर ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई तो आप इसको लिख सकते हैं और अपने एग्जाम के अंदर ये लिख के आ सकते हैं। अब मन में सवाल आया होगा बच्चों कि अगर हमें सिमिलैरिटी पढ़ा दी जाती तो हम उसको
उस तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ट्राइंगल ABC बनाऊं, इसके अंदर D लाइन पैरेलल बनाऊं, तो अक्सर आप कुछ बच्चों ने इससे पहले ही पढ़ लिया होगा, तो आप जानते हैं कि हमारे कॉरस्पॉन्ड लाइन अगर पैरेलल होती है तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे आपस में बराबर होते हैं। अगर हम ये जानते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ADE ट्राइंगल ABC के सिमिलर होगा बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये बात हम सब जानते हैं कि ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की वजह से दोनों सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी साइड आपस में वैसे ही प्रोपोर्शन में आ जाएगी, तो ये जो हमारा रिजल्ट था वो वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। परंतु मजे की बात ये है बच्चों, आपके एग्जाम के अंदर आपको इस थ्योरम को इस तरीके से आप प्रूफ नहीं कर सकते। भले ही ये बिल्कुल सही तरीका है, परंतु फिर भी आप इसे प्रूफ नहीं कर सकते। आप एग्जाम के अंदर जो मैंने अभी पहले समझाई आपको, उसी प्रकार आपको लिख के आना होगा। तो बच्चों अगर हमें ये समझ में आई तो अब इसका कन्वर्स देख लेते हैं, यानी इस प्रमेय का विलोम देख लेते हैं। विलोम क्या कहता है हमारा? वो बड़ा सिंपल कहता है, वो कुछ नहीं कहता बच्चों। तो हमारी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी आधारभूत समानुपातिक का विलोम प्रमेय ये कहता है, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। और अगर इसे हम हिंदी में देखें, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी अगर हम देखें लाइन DE हमारी अगर AB और AC को सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर देती है, यानी अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC में बांट देती है, तो उस लाइन DE का पैरेलल होना आवश्यक है। यही बात हमारी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बता रही है। क्या बात आपको समझ में आई बच्चों? अगर समझ में आई तो इसी के साथ हमारे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है, और अगले वीडियो में हम जानेंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये चैप्टर बच्चों हमारे बोर्ड के हिसाब से काफी अहमियत रखता है, तो इसे चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू बच्चों।